हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 1 अगस्त और आज जो है हम 1 अगस्त का जो है करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, यूट्यूब पर हर रोज हमारी जो है करंट अफेयर्स की क्लास होती है। इस क्लास में दोस्तों हम ऑपरेशन सीरीज है हमारी है और इसमें हम हर क्वेश्चन का जो हमारे करंट से संबंधित है उसका ऑपरेशन करते हैं, ताकि वहां से जितने भी एग्जाम को लेकर प्रश्न बने वो हम अच्छे से क्या कर पाए, रेडी कर पाए। ठीक है, तो आज की जो सुर्खियां हैं इनको हम अच्छे से क्या है एक बार देख लेते हैं दोस्तों, फिर हम इन पर क्या करेंगे, बात करेंगे। पहला है दोस्तों, प्रीति सूदन यूपीएससी की नई चेयरमैन बनी। ये है प्रीति सूदन जी और ये जो है वर्तमान में अभी क्या बनी है, यूपीएससी की चेयरमैन। इनके बारे में समझेंगे, यूपीएससी के बारे में समझेंगे, कौन पहले थे, वर्तमान में कौन है, यूपीएससी की संरचना क्या है, सारी बातें समझेंगे। लेकिन एक बार यहाँ पर एक बार इन सारी सुर्खियों को आप देख लीजिए। चलो अगला है यहाँ पर दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक। चिकित्सा सेवा की जो है पहली महिला महानिदेशक किन्हें बनाया गया है, साधना सक्सेना जी को। ठीक है, इनके बारे में समझेंगे क्या क्या इनका रहा है, इनके करियर में इनने क्या क्या जो है चुनौतियां देखी है, क्या क्या इनको सफलता मिली है, उन सब के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। दिग्गज क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ हमारे बीच में नहीं रहे। पूर्व क्रिकेटर व कोच गायकवाड़ जी जो है, इनका जो है 71 ईयर की एज में क्या हो गया दोस्तों, डेथ हो गई इनकी। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी अच्छे से क्या हम देखेंगे। ठीक है, चलो अगला हमारा बिंदु है दोस्तों, अगला हमारा बिंदु है संतोष कुमार गंगवार। झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया संतोष कुमार जी को। अब दोस्तों राज्यपाल के बारे में समझेंगे, ठीक है, और इनके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, इनका क्या रहा है, इन्हें राजनीति में कितनी जो है चुनौतियां देखी और कितनी इन्हें सफलता मिली है, इन सब बातों को अच्छे से समझेंगे। पेरियार टाइगर रिजर्व में अभिनव पवन टरबाइन की स्थापना हुई। पवन टरबाइन जो है शुरू करने वाला पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बन जाएगा दोस्तों, पेरियार टाइगर रिजर्व। इनके बारे में समझेंगे, टाइगर रिजर्व क्या होता है उनके बारे में समझेंगे, कब से शुरुआत हुई, भारत में कितने टाइगर रिजर्व है, सारी बातों को बेहतर तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर समझेंगे। चलो अगला बिंदु हमारा दोस्तों, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मुंबई में कावर्स अमेरिकन अकादमी के सहयोग से राष्ट्रीय बास्केटबॉल अकादमी की स्थापना की है। किसने की दोस्तों, मुंबई में हुई है ये स्थापना। ठीक है, किसने करी, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। बास्केटबॉल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है इसे शुरू किया गया है। समझेंगे क्या है इसके अंदर की बात। चलो अब आगे अगला बिंदु है हमारा दोस्तों, यहाँ पर वर्ष 2022 2023-24 में देश में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन हुआ है। दोस्तों जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहां पर आप देखोगे खनिज से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, कि भारत का कोयले में कितना है, हीरा हीरा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये जो है कागज उद्योग, निम्नलिखित उद्योग कब स्थापित किया गया, सारी बातें आप यहाँ पर देखोगे। मैं सारा जो है उद्योग वाला पोर्शन जो है अभी यहाँ पर आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलो ये जो है यहाँ देख लिया आपने कि सबसे अधिक जो है 2023-24 में हमारा क्या हुआ है, कोयले का उत्पादन हुआ है। ठीक है, चलो अगला बिंदु हमारा दोस्तों, यूपी विधानसभा में संशोधित धर्मांतरण विरोधी विधेयक किया गया पारित। धर्म विरोधी धर्म विरोधी जो है विधेयक जो है ये क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दोस्तों क्या किया गया है, इसे पारित कर दिया गया है। काफी टाइम से चल रहा था लेकिन फाइनली इसको क्या कर दिया है, पारित कर दिया गया। और इसमें क्या किया गया है दोस्तों, सजा का भी प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, ये सारी बातें भी मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। अगला जो है दोस्तों, भारत ने अंतरराष्ट्रीय भौतिकी और रसायन विज्ञान ओलंपियाड में बड़ी जीत हासिल की। ठीक है, भारत ने किसमें दोस्तों, रसायन में और भौतिकी में। ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा, ईरान में भी हुई है, ठीक है, और सऊदी अरब में हुई है। सऊदी अरब में रसायन की हुई है और भौतिकी की कहाँ हुई है, ईरान में हुई है। बताऊंगा दोस्तों, इसके बारे में भी अच्छे से आपको यहाँ पर समझाऊंगा। चलो भारत का लक्ष्य 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना। 2047 मतलब भारत जो है 100 वर्ष, 1947 में हम आजाद हुए और 2047 में हम क्या मनाएंगे, अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारा उद्देश्य क्या है दोस्तों, $30 ट्रिलियन जो है हमारी अर्थव्यवस्था को बनाना है। ठीक है, ये बात मैं यहाँ पर अच्छे से आपको समझाऊंगा। चलो अब आगे अपना बिंदु है, भूपेंद्र यादव ने आईआईटी दिल्ली में आइडियाज फॉर लाइफ पहल की क्या की है, शुरुआत की है। किसने की है, भूपेंद्र यादव ने। ठीक है, पर्यावरण मंत्री है ये। अब बात समझना, इन्होंने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली में आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की, पर्यावरण को ध्यान में रखकर। ठीक है, इस बिंदु को अच्छे से समझेंगे। सीधा सीधा पूछा जा सकता है एग्जाम में, आइडियाज फॉर लाइफ पहल किससे संबंधित है, सीधी बात पूछा जा सकता है, पर्यावरण से संबंधित है या फिर मान लो कोई सैन्य अभियान है,
ठीक है, या कुछ भी है ऐसी इस प्रकार से अगर यहाँ पर प्रश्न बनता है तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी शुरुआत की। ये जो है कुछ बिंदु है जो हमने आज अभी देखे हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, इन सबका हम अच्छे से ऑपरेट करते हैं, सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, बस आप बने रहिएगा। चलो अब आगे है, सबसे पहली जानकारी हमारी दोस्तों क्या है, सबसे पहली जानकारी हमारी प्रीति सूदन जी के बारे में। प्रीति सूदन जी जो है ये क्या बनी है दोस्तों, यूपीएससी की नई चेयरमैन, यूपीएससी की नई चेयरमैन बनी है। ठीक है, मतलब इनसे पहले कोई चेयरमैन थे, तो पहले इनके चेयरमैन कौन थे दोस्तों, मनोज जी सोनी। ठीक है, मनोज जी सोनी। अब ये मनोज जी सोनी जो है इनको क्या कर दिया गया है, यहाँ से रिटायर कर दिया गया है और इनके स्थान पर कौन आ गए हैं, प्रीति सूदन। पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप समझ लीजिए, ये जो है यहाँ पर करंट अफेयर्स का मुद्दा हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं प्रीति सूदन जी के बारे में। ठीक है, ये जो है इन्होंने दोस्तों ये 1983 की बैच की आईएएस अधिकारी है, ये भी लिख लीजिए, समझ लीजिए 1983 की जो है आईएएस अधिकारी। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर एक बार समझ लो। और इन्होंने दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम किया है, इसलिए भारत सरकार द्वारा इन्हें 2017-20 में 2017 से लेके 20 तक जो है क्या बनाया गया था, स्वास्थ्य सचिव। ठीक है, ये आप बात जानते हो। इसके साथ साथ इन्होंने कोविड के समय पे भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई दोस्तों, स्वास्थ्य को लेके। महामारी जब आई थी कोविड, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डब्ल्यूएचओ की में ऐसे सदस्यों के रूप में भी इन्होंने काम किया जो जो डब्ल्यूएचओ के समय जैसे स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी गतिविधियां हो रही तो उनमें भी इन्होंने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इनका रोल इंपॉर्टेंट है। अब जो प्रीति सूदन है ये हमारे यहाँ क्या बन गई, यूपीएससी की दोस्तों नई चेयरमैन बन गई है। ये बात आप जानते हो। देखो अगर यहाँ पर चेयरमैन की बात करूँ दोस्तों, तो पहले जो है सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यूपीएससी की। यूपीएससी क्या है, देखो यहाँ समझना दोस्तों, यूपीएससी के बारे में मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, ये है यूपीएससी। ठीक है, और सबसे पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसकी जो है स्थापना हुई थी दोस्तों अक्टूबर 1926 में। अक्टूबर 1926 में इनकी क्या हुई, स्थापना। ये बात आप यहाँ पर याद रखो। ठीक है, किसकी अनुशंसा पर, बहुत जरूरी है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, किसकी अनुशंसा पर जो है यूपीएससी का गठन किया गया, तो यह है जो दोस्तों ली आयोग। ठीक है, ली आयोग की अनुशंसा पर ही जो है किसका गठन किया गया, यूपीएससी का गठन किया गया। ये बात आप मेंशन कर लीजिएगा, आपके नोट में लिख लीजिएगा आपके नोट्स में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दोस्तों इसका वास्तविक जो स्वरूप है, जो हम देखते हैं वास्तविक स्वरूप कब हुआ, तो वास्तविक स्वरूप देखना दोस्तों ये आया है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में जो है यूपीएससी का क्या, यूपीएससी अपने जो वर्तमान अस्तित्व में जो है हम देखते हैं आती है। ठीक है, अब इतनी सारी बात तो इंपोर्टेंट थी। अब यहाँ पर अगर हम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो लिख लो दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष, जब इसकी स्थापना हुई थी 1926 में, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय इसके अध्यक्ष थे रोज बार्कर। ठीक है, रोज बार्कर। ठीक है, ये जो है इसके क्या है दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष है। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष हैं भारतीय संदर्भ में कौन रहे, भारत के वह व्यक्ति कौन है जो यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष रहे। तो यहां पर समझना प्रथम भारतीय कौन दोस्तों, प्रथम भारतीय की बात कर रहा हूं। तो प्रथम भारतीय जो है वो है दोस्तों एच.के. कृपलानी जी। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रखना। इसके साथ साथ आपको एक बात और याद रखना है दोस्तों, जो आपसे घुमाकर भी प्रश्न पूछ लेगा कि आजादी के समय जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आजादी के समय भी यही थे। ठीक है, आजादी के समय भी कौन थे, यही थे। ठीक है, आजादी के समय। चलो ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, पहली बात तो प्रथम बता दिया, फिर आपने प्रथम भारतीय बता दिया। अगर यहाँ अगर प्रश्न आता है कि प्रथम महिला जो है यूपीएससी के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन है, तो यहाँ पर ये भी आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर प्रथम महिला। ठीक है, तो प्रथम महिला कौन है दोस्तों, तो प्रथम महिला है रोज मिलियन बेथू। रोज मिलियन बेथू। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ पर क्या करनी है, याद करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, यूपीएससी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, प्रथम मुस्लिम कौन थे जो है
इनके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो ये है दोस्तों कुरैशी साहब, JM कुरैशी, JM कुरैशी। ठीक है, यह बिंदु भी आपको क्या करना है यहाँ पर याद करना है। तो वर्तमान में कौन बने दोस्तों नए चेयरमैन, प्रीति सूदन। किसका स्थान लिया इन्होंने, मनोज जी सोनी का। और बाकी अगर ऐतिहासिक संदर्भ में भी यहाँ से प्रश्न बने तो आपसे बनना चाहिए। अब अपन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर यूपीएससी की। अब थोड़ा सा यूपीएससी की ओर देखना, यूपीएससी के बारे में अच्छे से एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, देखो यूपीएससी जो है दोस्तों, इसकी जो है हमने सारी बात करी, इसकी स्थापना हुई। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं संरचना की। ठीक है, क्या बात करते हैं, संरचना। देखो यहां पर दोस्तों इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक क्या होता है, अध्यक्ष, और अधिकतम कितने, 10 सदस्य। कितने सदस्य हो सकते हैं, 10 सदस्य हो सकते हैं। पहली बात तो आप ये याद रखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। ठीक है, अब ये एक संवैधानिक इकाई है दोस्तों, संविधान में इसका क्या है, उल्लेख है, इसलिए ये संवैधानिक इकाई है। ये बात भी आपको यहाँ पर क्या रखना है, याद रखना है कि जो यूपीएससी होती है ये क्या है दोस्तों, संवैधानिक इकाई है। दोस्तों अगर संवैधानिक इकाई है तो इसका संविधान में कुछ अनुच्छेद होगा, कुछ भाग होगा जिसमें इसका प्रावधान किया गया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर याद रखना भाग कौन सा है, भाग कौन सा है दोस्तों, 14 है ना। और अनुच्छेद कौन सा है ये भी याद रखना है। अनुच्छेद जो है दोस्तों 315 से लेकर 323 तक जो अनुच्छेद है उसमें इसका क्या किया गया है, यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आपको यहाँ पर क्या करनी है, याद करनी है। संवैधानिक इकाई है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं भूलना है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें तो आपको याद रखनी है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इसमें जो यूपीएससी है इसके जो अध्यक्ष है इनको, इसको चुनता कौन है, किसके द्वारा चुना जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति जो है इनको क्या करता है, इनका चयन करता है। इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है दोस्तों कार्यकाल। आपको यहाँ पर कार्यकाल भी याद रखना है कि कार्यकाल कितना है, तो या तो 6 वर्ष हो या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए, यह बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो कार्यकाल भी इसका पूछ सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ से आपसे सीधे सीधे जो है प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखना दोस्तों, यूपीएससी जो है आपने देखा होगा आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं। ठीक है, लेकिन यह प्रशासनिक सुविधाएं हैं, ये प्रशासनिक सेवाएं जो है ये कब से प्रारंभ हुई, आपको ये भी याद होना चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न सीधा सीधा क्या है, बन सकता है। तो दोस्तों यूपीएससी क्या करता है, एग्जाम लेता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि यार आईएएस की एग्जाम हुई। ठीक है, यहाँ देख लो ऊपर, ये है आईएएस की एग्जाम, है ना, ये प्रशासनिक सेवा हो गई, ये है आईपीएस, ये पुलिस सेवा हो गई, और ये है आईएफएस, ये हो गई वन सेवा। ठीक है, अब इन सेवाओं का प्रारंभ कब किया गया और ये एग्जाम कौन लेता है, यूपीएससी लेता है। आपको पता है यूपीएससी लेता है, लेकिन ये प्रारंभ कब हुई ये भी देख लीजिए। 1950 में जो है आईएएस जो है एग्जाम जो है शुरू हुई होती है। ठीक है, आईएएफ सेवा जो है पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस जो है ये शुरू होती है दोस्तों 1948 से, ये पहले प्रारंभ होती है। एक बात ये भी याद रखना। ठीक है, और आईएफएस जो है वन सेवा जो है ये 1966 से क्या होती है, प्रारंभ होती है। तो कुछ यूपीएससी से संबंधित ये फैक्ट भी जो है आपको क्या पर यहाँ पर याद रखना है, इंपोर्टेंट है दोस्तों। इस प्रकार सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बनता है और कई एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आए हैं। तो आपको ये सारे बिंदु यहाँ पर क्या करने, याद रखने, जो आपके लिए इंपोर्टेंट है। संवैधानिक उल्लेख भी अच्छे से याद रखना किसमें किया गया है। कई बार स्टैटिक जीके से यहाँ से तो प्रश्न बनते ही है, किस हर एग्जाम में आप उठा के देखोगे इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगले है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी। क्या होता है दोस्तों, जो सेना होती है उस सेना में भी मेडिकल सेवा के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो जो सेना में मेडिकल सर्विस के लिए अभी किसे डीजी बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है दोस्तों, महानिदेशक किसे बनाया गया है, साधना सक्सेना जी को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये बात याद रखना, यह दोस्तों भारत की पहली महिला है। ठीक है, भारत की पहली महिला है जिन्हें इस भारत की पहली महिला है जिन्हें इसके लिए क्या किया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, पहली महानिदेशक बनी है जो सेवा में जो सेना रहती है उसमें क्या करती है, मेडिकल की सर्विसेज जो है देने का कार्य करती है। उसके लिए डिजिटल उसके लिए क्या बनाया गया दोस्तों, इनको डायरेक्टर जनरल। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलो आगे जो है अगला बिंदु दोस्तों, दिग्गज क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ नहीं रहे।
अंशुमन गायकवाड़ जो है भारतीय क्रिकेट में इनका बहुत बड़ा योगदान है। 2 बार जो है ये भारत के कोच भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जो है 71 वर्ष की आयु में जो है इनका क्या हो गया, निधन हो गया है। ब्लड कैंसर था इनको, और ब्लड कैंसर की वजह से इनको क्या है, इनको जो है दोस्तों इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में आप समझना इंपॉर्टेंट है। ये है हमारे गायकवाड़ जी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। देखो अब समझना, इनका संबंध रहा है दोस्तों क्रिकेट से। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंशुमन गायकवाड़ जी जो है हाल ही में जिनका निधन हुआ है वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, गायक है, क्रिकेटर है ना, या कुछ और, जैसे कुछ भी है आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बात करते हैं ये क्या है दोस्तों, क्रिकेटर। पहली बात तो ये। ठीक है, अब यहाँ पर शुरुआत होती है दोस्तों इनके, अगर करियर की आप बात करोगे तो इन्होंने दोस्तों 1997 और 1999 इस टाइम पे भारत के ये पहली बार क्या बने थे, कोच बने थे। ठीक है, और दूसरी बार जो है ये 2000 में भारत के क्या बने थे, कोच बने थे। मतलब ये 2 बार भारत के क्या रहे हैं, कोच रहे हैं। ठीक है, 2 बार भारत के क्या रहे हैं, कोच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, इसके बाद अगर यहाँ देखोगे दोस्तों 1975 से लेके 1989 तक इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्रिकेट में ये सक्रिय रहे हैं, इन्होंने मैचेस खेले हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो इन्होंने टेस्ट मैच में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, और इन्होंने इन्होंने जो वनडे मैच जो है इनमें भी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये सारी बातें जो है आपको इनके संदर्भ में यहाँ पर क्या करनी है, याद करनी है। क्रिकेट से संबंधित है गायकवाड़ जी, और ये भारत के कितनी 2 बार क्या रहे हैं, कोच रहे हैं, कोच भी रहे हैं और अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं। ठीक है, चलो ये बात इंपॉर्टेंट थी, ये बात आपने यहाँ पर अच्छे से समझ ली है। चलो अगला बिंदु दोस्तों, संतोष कुमार गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल बने। कौन बने हैं झारखंड के नए राज्यपाल, संतोष कुमार गंगवार। तो दोस्तों इनसे पहले भी तो कोई रहे होंगे, तो इनके पहले जो थे, इनके पहले जो झारखंड के जो राज्यपाल थे वो थे दोस्तों सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीपी राधाकृष्णन जी जो है इनका स्थान लिया है किनने, संतोष कुमार गंगवार ने। और ये जो सीपी राधाकृष्णन जी है, अब ये कहाँ के राज्यपाल बन गए, ये महाराष्ट्र के। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। और संतोष कुमार गंगवार जी जो है ये क्या बन गए हैं, यहाँ पर झारखंड के राज्यपाल। ठीक है, कहाँ के बन गए हैं, झारखंड के। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अब संतोष कुमार जी जो बनेंगे तो कभी भी याद रखना, जो भी राज्यपाल बनता है उसको शपथ कौन दिलाता है और उनको नियुक्त कौन करता है। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि नियुक्त कौन करता है राज्यपाल को, तो राज्यपाल को नियुक्त करेगा कौन दोस्तों, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करता है किसकी, राज्यपाल की। ये बात याद रखना। ठीक है, और शपथ कौन दिलाता है ये भी याद रखना। शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल को शपथ दिलाता है कौन, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस रहता है वो किसे शपथ दिलाता है दोस्तों, यहाँ पर राज्यपाल को। लेकिन नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्योंकि कई बार एग्जाम में आप देखोगे दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है लेकिन एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। तो ये फैक्ट आपको क्या करना है, अच्छे से याद करना है, इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक बार संतोष कुमार जी गंगवार के बारे में। ठीक है, 1984 में पहली बार ये जो है चुनाव में सक्रिय होते हैं, और ये जो इस चुनाव में क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। ठीक है, फखरुद्दीन जी जो है उनके विरोध में खड़े होते हैं और ये क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। फिर इसके बाद इनकी करियर की शुरुआत होती है दोस्तों, अगर देखा जाए 1989 से लेकर 2019 तक। यह जो काल है, इस समय में इन्होंने दोस्तों बीजेपी की ओर से कई चुनाव लड़े और जीते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बीजेपी से संबंधित है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना। सांसद में ये सांसद भी रहे हैं। ठीक है, ये इनके विषय की कुछ बातें हैं जो आपको क्या करना है, याद करना। और झारखंड के क्या बन चुके हैं, ये नए राज्यपाल बन चुके हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो इनका। तो ये सारी बातें एग्जाम में इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में भी समझ लीजिएगा और यहाँ पर संतोष कुमार जी के बारे में भी समझ लीजिएगा। ठीक है, अब अगला बिंदु दोस्तों हमारा, पेरियार टाइगर रिजर्व में अभिनव पवन टरबाइन की स्थापना हुई। पवन टरबाइन मतलब आप समझते ही हो, टरबाइन मतलब पवन जो है, इससे क्या की जाएगी, बिजली निर्मित की जाएगी। और ऐसा करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन बन गया है, पेरियार टाइगर रिजर्व। अगर पेरियार टाइगर रिजर्व की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये कहां पर है, केरल में। आपको ये याद रखना है कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहां पर है,
केरल में है और ये पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जो अभिनव पवन टार्बन की इसने क्या की, स्थापना की। यहाँ से क्या करेगा, बिजली उत्पादित करेगा। इतनी सारी बातें तो पता है आपको। और ये 10वां टाइगर रिजर्व था दोस्तों, ठीक है, इसे 10वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था 1975 में। अब बात समझना, जो टाइगर रिजर्व है ये कब से शुरू हुआ है, तो देखो अभी हाल ही में आपने देखा होगा, ये बैठा है टाइगर, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस आया था, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है। तो बाघों के संरक्षण के लिए क्या बनाया गया था दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बाघ संरक्षण दिवस मनाया गया था, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस की, फिर मैं बात करूंगा टाइगर रिजर्व की, और भारत में कितने हैं क्या है सारी बातें अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले बात सुनना, अंतरराष्ट्रीय बाघ संरक्षण दिवस जो है दोस्तों हाल ही में मनाया गया था, 2 से 3 दिन पहले 29 जुलाई को, 29 जुलाई को मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। अब ये अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, तो दोस्तों क्या है, रूस में एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पर जो है 2010 में बाघों के संरक्षण के लिए एक समिति बनाई गई, और उस बैठक में क्या है, इन लोगों ने क्या है एक डिसीजन लिया कि हम प्रति वर्ष जो है 29 जुलाई को क्या मनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। और इससे क्या होगा, बाघों को संरक्षण दिया जाएगा, बाघों के संरक्षण के लिए क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यह कब से मनाया जा रहा है, तो 2010 से मनाया जा रहा है। कहाँ से मनाया जा रहा है दोस्तों, तो रूस में एक जगह है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर क्या करोगे, याद करोगे, यहीं से जो है अंतरराष्ट्रीय बाघ संरक्षण दिवस की क्या है, शुरुआत होती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों टाइगर रिजर्व की। देखो ये है टाइगर रिजर्व। अगर मैं टाइगर रिजर्व की बात करूं तो सबसे पहले दोस्तों 1 अप्रैल 1973 में यह प्रोजेक्ट आया था, ठीक है। टाइगर रिजर्व का कॉन्सेप्ट जो है, टाइगर प्रोजेक्ट जो है दोस्तों, सबसे पहले इसका जो शुरुआत होती है 1 अप्रैल 1973 में। अब भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछेगा दोस्तों, भारत का पहला टाइगर रिजर्व। अब इसी क्रम में टाइगर रिजर्व निर्मित किए जाएंगे। तो देखो पहला टाइगर रिजर्व जो है भारत का, वो कौन सा है दोस्तों, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। इंपोर्टेंट है, आप जानते हो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहां पर है, ये इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड में। कहां पर है दोस्तों, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के साथ साथ आपको एक बात और याद रखना, इसको रामगंगा टाइगर रिजर्व भी बोला जाता है, ठीक है। ये बात भी आपको क्या करनी है, यहाँ पर याद करनी है, ठीक है। तो ये हो गया जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अब अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में कितने 54 हो गए, ठीक है, 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। और 54 क्रमांक का जो टाइगर रिजर्व है वो है वीरांगना दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अब ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर है, सागर व दमोह वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो है यह टाइगर रिजर्व बनाया गया, ठीक है। तो ये हो गया 54 क्रमांक का टाइगर रिजर्व। अब थोड़ा सा और अपन यहाँ पर समझते हैं दोस्तों, भारत में जो है हर वर्ष जो है, मतलब हर 4 वर्ष के पश्चात क्या की जाती है, टाइगर रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा और आपको समझा देता हूँ। देखो ये है बाघ रिपोर्ट। प्रति वर्ष जो है भारत में 2006 से क्या जो है रिपोर्ट जारी की जा रही है, बाघ रिपोर्ट प्रति वर्ष 2006 से। हर 4 वर्ष के पश्चात इसे आयोजित किया जाता है, 2010, 2014, है ना, 2018 और 2022। मतलब अंतिम रूप से कब, 2022 में बाघ रिपोर्ट जारी की गई थी। अगर बाघ रिपोर्ट की मैं बात करूं दोस्तों 2022 की, तो इसमें भारत में सबसे ज्यादा बाघ जो है कहां पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में भी कितने हैं दोस्तों, 785 बाघ कहां पर है, मध्य प्रदेश में। और अगर आप देखोगे दोस्तों, पहली बार जो है बाघ सबसे ज्यादा कहां पाए गए थे, मध्य प्रदेश में। फिर 2010 और 2014 में कर्नाटक में सर्वाधिक बाघ पाए गए थे। और अभी हाल ही में 2018 में 526 बाघ और 2022 में 785 बाघ के साथ मध्य प्रदेश जो है पहले नंबर पर है। तो इस हिसाब से बाघ रिपोर्ट के आधार पर भी, और देखा जाए तो मध्य प्रदेश को इसी आधार पर क्या बोला जाता है दोस्तों, बाघ राज्य, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, आपको क्या यहाँ पर याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बात तो आपको याद रखनी है, यहाँ से भी प्रश्न आता ही है, ठीक है। चलो अगला हमारा बिंदु दोस्तों, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। किसने दोस्तों, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मुंबई में कावर्स अमेरिकन अकादमी के सहयोग से, कौन सी,
कावर्स अमेरिकन अकादमी CAA, इसके सहयोग से क्या किया है दोस्तों, राष्ट्रीय बास्केटबॉल अकादमी की स्थापना की गई है। अब आपसे पूछेगा राष्ट्रीय बास्केटबॉल अकादमी कहां पर है, तो याद याद रखना दोस्तों मुंबई में, ठीक है, मुंबई में जो है इसकी शुरुआत की गई है। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, बास्केटबॉल को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश भर में जितने भी बास्केटबॉल प्रतियोगिता में जो भाग लेने वाले कुछ प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं उनको क्या किया जाएगा, इसमें शामिल किया जाएगा। 6 से 12 वर्ष की जो 6 से 12 तक की जो कक्षा है उनके बच्चों को इसमें लिया जाएगा। 30-30 बच्चे रहेंगे, जिसमें बच्चे गर्ल्स भी रहेंगे और बॉयज भी रहेंगे, और पूरे भारत में जो भी प्रतिभाशाली बच्चे उनको शामिल किया जाएगा और फिर बास्केटबॉल के लिए क्या किया जाएगा, रेडी किया जाएगा। तो इस प्रकार बास्केटबॉल को जो है बढ़ावा मिलेगा, और यह पूरा संचालित किया जाएगा किसके सहयोग से, अमेरिका के, यह जो दोस्तों अमेरिकन अकादमी के, ठीक है, कावर्स अमेरिकन अकादमी के सहयोग से, ठीक है। इसका पाठ्यक्रम भी कौन निर्धारित करेगा दोस्तों, कैसे है, क्या है, कितना खेलना है, क्या क्या इनके नियम कानून सारे अमेरिका के द्वारा ही डिसाइड किए जाएंगे, उनके जो अकादमी है उसके सहयोग से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट याद रखना, मुंबई में इसको स्टैब्लिश किया गया है। अगला, वर्ष 2023-24 में देश में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन हुआ है। सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ से, सीधे सीधे, कि भारत में कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा क्रमांक है, उत्पादन के हिसाब से कैसा है, भंडारण के हिसाब से कैसा है, सीधा सीधा प्रश्न बनता है। इसीलिए ये प्रश्न मैंने डाला भी है और आज चर्चा का विषय भी है। तो कोयला उत्पादन में भारत ने सबसे ज्यादा अभी इस वर्ष जो है 2023-24 में उत्पादन किया है, कितना, 99 मतलब 997.8 के आसपास मिलियन टन जो है, इतना इसने क्या किया है, उत्पादन किया है कोयले का भारत में, ठीक है। इंपोर्टेंट है, 2023 में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कोयला की और भारत में उद्योगों की, क्योंकि यहाँ से भी सीधा सीधा प्रश्न बनता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोयला उद्योग की, ठीक है। कोयला उद्योग के बारे में आप एक बार जान लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। भारत में कोयला खनन सबसे पहले दोस्तों कब हुआ था, 1774 में। कहां पर हुआ था, पश्चिम बंगाल में, और यहीं से शुरुआत होती है भारत में कोयला उद्योग की, ठीक है। अब यहाँ पर अमेरिका, किस किस के बाद दोस्तों, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और चीन, कितने देश है दोस्तों, 4 देश, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और चीन। इनके बाद दुनिया में भारत का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडारण है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों भंडारण की, तो भंडारण के आधार पर जो है भारत कौन से क्रमांक का हुआ, देश 5वें क्रमांक का। पहले कौन कौन है, रूस, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और चीन, ठीक है। इसके बाद में बात करता हूँ दोस्तों, भारत में चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राष्ट्र। भारत कौन सा कोयला उत्पादक राष्ट्र है दोस्तों, चौथा उत्पादक राष्ट्र की बात कर रहा हूं। अगर उत्पादन के बारे में, अगर कोयले के संदर्भ में भारत की बात करेंगे तो कौन सा स्थान है दोस्तों, चौथा। और भंडारण की मैं बात करूंगा तो कौन सा स्थान है, 5वां। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे, चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता। अगर उपभोक्ता की बात करेंगे तो तीसरा स्थान, अगर उपभोक्ता की बात करें तो तीसरा स्थान, अगर उत्पादन की बात करेंगे तो चौथा स्थान, और यदि भंडारण की बात करेंगे दोस्तों तो 5वां स्थान। इस हिसाब से आप इसको याद रख लीजिएगा, कितनी एग्जाम में कितनी दफा ये पूछा गया है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में प्राप्त कुल कोयले का 98% भाग गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। गोंडवाना क्षेत्र आप जानते हो, गोंडवाना में जो है कोयले के भंडारण है, और लगभग भारत का सारा कोयला का जो जितना भी कोयला के भंडारण है वो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, गोंडवाना क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बात आपके लिए जरूरी है, ठीक है। और इस क्षेत्र में एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस किस्म के कोयले प्राप्त होते हैं। भारत में कौन सी, एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस, ये 2 क्वालिटी है किसकी, कोयले की, जो भारत में उपलब्ध है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक कोयले के भंडारण कहाँ कहाँ है, तो झारखंड में। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है, कोयले का सर्वाधिक भंडारण वाला राज्य कौन सा है। 4 नाम दे देंगे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। आपको याद रखना होगा दोस्तों, झारखंड जो है सर्वाधिक यहाँ पर कोयले के भंडारण है, और इससे जस्ट जुड़ा हुआ उड़ीसा जो है वो 2nd नंबर पर है, और इस प्रकार छत्तीसगढ़ में भी कोयले के भंडारण पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कोयला आपको अच्छे से क्या करना है दोस्तों, याद करना है, क्योंकि बात हो निकल चुकी थी कोयले की और उद्योग की, तो हम यहाँ पर कोयले और उद्योग को भी एक बार अच्छे से क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना। भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना क्या, पहला जो है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग भारत में निर्मित किया गया था 1880 में। कहां पर किया गया था, कोलकाता में 1818 में पहला सूती वस्त्र का उद्योग निर्मित किया गया, लेकिन क्या होता है दोस्तों, असफल हो जाता है, ठीक है। तो पहला प्रयास था हमारा, लेकिन इसमें क्या हुआ, असफल रहा दोस्तों। कागज की मैं बात करूं तो 1832 में
पश्चिम बंगाल में जो है कागज का उद्योग निर्मित किया गया। इसी प्रकार चीनी उद्योग जो सर्वप्रथम 1840 में बिहार में, इसी प्रकार सूती वस्त्र पहला जो है असफल रहा और दूसरा 1853 में स्टैब्लिश किया गया था सूती वस्त्र, कहां पर, बंबई में, और ये क्या रहा, हमारा सफल रहा। पूछा जाएगा सूती वस्त्र के जो पहला जो है हमारा उद्योग कहाँ स्टैब्लिश किया गया था, सफल जो रहा है वो कहाँ स्टैब्लिश किया गया था, कब स्टैब्लिश किया गया था, आपको सारे बिंदु यहाँ पर क्या करने रहेंगे, याद करने रहेंगे, और ये एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अगर मैं जूट की बात करूं तो 1855 में दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। ठीक है, लोहा इस्पात जो है 1870 में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। ऊनी वस्त्र की मैं बात करूं दोस्तों कानपुर में 1876 में से स्टैब्लिश किया गया। अगर सीमेंट की बात करूं तो 1904 चेन्नई में, कई बार सीमेंट उद्योग से प्रश्न पूछा गया है, तो 1904 में चेन्नई में इसे स्थापित किया गया था। कृत्रिम रेशा रेयान जो है इसके बारे में अगर बात करूं तो ये त्रावणकोर केरल में 1920 में स्टैब्लिश किया गया। एल्यूमिनियम की बात करूं 1937 में पश्चिम बंगाल में स्टैब्लिश किया गया। और भारी अभियांत्रिकी की मैं अगर बात करूं तो 1958 में रांची झारखंड में इसे स्थापित किया। अगला है दोस्तों यहाँ पर यूपी विधानसभा में संशोधित धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया। यूपी सरकार ने जो है क्या किया है दोस्तों, धर्मांतरण विरोधी विधेयक में पारित कर दिया है। इसमें क्या होता था, महिलाएं जो है इनको पहले जो है उनकी बातों में जो है पुरुष ले आता है, फिर बाद में अपने अनुसार उनको धर्म परिवर्तन के लिए क्या बोलता है, प्रेशर करता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं के साथ शोषण और प्रताड़ित होती है महिलाएं, और इसी बात को ध्यान में रखकर यूपी सरकार ने फाइनली जो है इस विधेयक को क्या कर दिया है, पारित कर दिया है दोस्तों। पहले इसमें सजा का प्रावधान क्या था, ये देख लीजिए, इंपोर्टेंट है। इसमें पहले 10 साल की सजा का प्रावधान था और 50,000 का जुर्माना था, जो अब हाल ही में चेंज करके क्या कर दिया दोस्तों, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास इसमें कर दिया गया है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है, बहुत समय से चर्चा में चल रहा था, फाइनली इस विधेयक को पारित कर दिया गया है। ठीक है, एक बात ये भी इम्पोर्टेंट। अब अगला बिंदु दोस्तों, भारत ने अंतरराष्ट्रीय भौतिकी और रसायन विज्ञान ओलंपियाड में बड़ी जीत हासिल की। इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है दोस्तों, ओलंपियाड में भारत का प्रदर्शन भौतिकी के संदर्भ में और रसायन के संदर्भ में। अगर मैं बात करूं दोस्तों भौतिकी की, अगर मैं बात करूं तो यह आयोजन कहाँ हुआ था, यह हुआ था ईरान में। ईरान में भी कहां पर दोस्तों, इस्फहान में। ईरान का एक स्थान है इस्फहान, वहां पर जो है इसका आयोजन हुआ था। भौतिकी, अंतरराष्ट्रीय भौतिकी जो है ओलंपियाड का आयोजन हुआ था। यह कौन से क्रमांक का था, ये याद रख लीजिए, 54 क्रमांक का था। और इसमें हमारे स्टूडेंट्स ने क्या प्रदर्शन किया दोस्तों, 2 स्वर्ण प्राप्त किए हैं, 2 स्वर्ण और 3 रजत। ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 स्वर्ण और 3 रजत के साथ 54 क्रमांक की जो ईरान के इसको हाल में आयोजित भौतिकी ओलंपियाड जो हुआ है उसमें हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। और अगर मैं रसायन विज्ञान ओलंपियाड की बात करूं दोस्तों, तो यह हुआ है दोस्तों कहां पर, रियाद में। रियाद कहां पर है, सऊदी अरब में। ठीक है, यहाँ हुआ है, कौन से क्रमांक का हुआ है, ये हुआ है 56 क्रमांक का, ये भी याद रख लीजिएगा। और एक एक यहाँ पर क्या मिला है, कांस्य व सिल्वर मिला है, एक एक कांस्य व स्वर्ण मिला है। ठीक है, और दोस्तों 2 क्या मिले हैं, रजत प्राप्त किए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपके लिए इतना याद रखना। आयोजन कहां पर हुआ था, ईरान में हुआ था भौतिकी का, और रसायन का हुआ था दोस्तों रियाद, सऊदी अरब में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आपको क्या करना है, याद करना है। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। भारत का लक्ष्य 2047 तक $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनना है। इंपोर्टेंट बिंदु है, थोड़ा सा आप समझना दोस्तों। 2047 मतलब भारत जो है कहाँ दोस्तों, किसकी बात कर रहा है, आज से 100 वर्ष की बात। 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद से लेके 2047 मतलब कितने सालों की बात कर रहा है दोस्तों, 100 साल। 100वीं वर्षगांठ जो है हम मनाएंगे हमारी। ठीक है, 100वीं वर्षगांठ जो है क्या करेंगे हम यहाँ पर, हमारी मनाएंगे। और अगर आप देखोगे दोस्तों तो हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर, कि भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या बनाना, 30 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। 30 ट्रिलियन जो है अमेरिकन डॉलर जो है बनाने की हमारी क्या है यहाँ पर, ये हमारा उद्देश्य है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर जैसी अर्थव्यवस्था बनाना है। अगर वर्तमान में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो भारत जो है दोस्तों पीपीपी के आधार पर, पीपीपी मतलब परचेसिंग पावर, आपकी जीवन शैली दर्शाती है परचेसिंग पावर। जैसे आज आप इंडिया में कितने पैसे में अपना जीवन अच्छे से जी पाते हो, और इतने ही पैसों में अमेरिका में आप कैसे अपना जीवन व्यतीत कर पाते हो। मतलब बात यह है दोस्तों, परचेसिंग पावर दर्शाती है कि आपकी लिविंग स्टाइल। ठीक है, तो परचेसिंग पावर की अगर मैं बात करूं तो परचेसिंग पावर के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और जीडीपी के आधार पर अगर पूछ ले आपसे कि जीडीपी के आधार पर भारत वर्तमान में कौन से नंबर की जो अर्थव्यवस्था है, तो 5वें नंबर। ठीक है, ये कुछ बिंदु है, फैक्ट है, ये भी यहाँ से सीधे सीधे बन सकता है। जीडीपी मतलब दोस्तों एक वित्तीय वर्ष में
हमारे घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित वस्तु जो है उनके अंतिम मौद्रिक मूल्य को जो है हम जीडीपी कहते हैं। और पीपीपी जो रहता है परचेसिंग पावर रहता है। जैसे मान लो आपने यहाँ पर क्या है, मान लो 10,000 में आप एक मतलब मान लो इंडिया में आप 10,000 में किसी जगह रह रहे हो, खा रहे हो, और आपका एक कमरा है, आप अच्छे से रह पाओगे। यही 10,000 अगर न्यूयॉर्क में अगर आप जाओगे वहां रहने के लिए, तो आपके 10,000 में आपको रहने का कमरा भी नहीं मिलेगा। तो आपकी लिविंग स्टाइल मतलब आपकी परचेसिंग पावर कहाँ पर ज्यादा है, इंडिया में ज्यादा है। तो इस आधार पर परचेसिंग पावर जो है भारत की क्या है, तीसरी अर्थव्यवस्था है परचेसिंग पावर के आधार पर भारत, और जीडीपी के आधार पर भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ये मुद्दे बड़े हैं, इनको हम हमारे जब इकोनॉमी की हम बात करेंगे, जब हमारे चैप्टर शुरू होंगे उसमें, तब उसमें हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर भूपेंद्र यादव ने आईआईटी दिल्ली में आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की। कई बार पहल से प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह पहल किस अभियान से संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भूपेंद्र यादव जी जो है, ये हमारे पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, आप जानते हो, है ना। और यह इन्होंने एक पहल शुरू करी है दोस्तों, आइडियाज फॉर लाइफ। आइडियाज फॉर लाइफ जो है, यह जो पर्यावरण से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित चलाई जाने वाली एक पहल है, जिसमें ये क्या करेगी दोस्तों, प्रेरित करेगी हमें पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, जागरूक करेगी पर्यावरण को लेके, पर्यावरण के महत्व को समझाएगी। तो ये सारी बातें भी यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, हमें याद रखना है। सीधे सीधे यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। भूपेंद्र जी यादव क्या है दोस्तों, एक बार फिर बता देता हूँ, ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है, पर्यावरण एवं जल मंत्री। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ये जो पहल है किससे संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। पर्यावरण संरक्षण से क्या है, संबंधित है। ये बात आपको यहाँ पर क्या करनी है दोस्तों, याद रखनी है। अगला जो है बिंदु हमारा, अगला बिंदु दोस्तों, भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों के लिए ई सहत टेली कंसल्टेंसी की शुरुआत की गई। यह जो है एक बहुत अच्छी पहल है दोस्तों। समझना, जो भी पूर्व सैनिक है, उन पूर्व सैनिकों को दोस्तों ऑनलाइन क्या करेगी, मार्गदर्शन देगी, ऑनलाइन उनको क्या करेगी, उनकी हेल्प करेगी। किसमें दोस्तों, किसके लिए करेगी, ये सेहत के लिए। मतलब ये क्या है संबंधित दोस्तों, चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित है। तो स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई भी अगर परेशानी हो रही है हमारे भारतीय पूर्व सैनिकों को, तो ऐसी स्थिति में यह कंसल्टेंसी क्या करेगी, ऑनलाइन उनको क्या करेगी, गाइड करेगी, ऑनलाइन उनको क्या करेगी, सुविधाएं प्रदान करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये बिंदु भी क्या क्या था दोस्तों, यहाँ पर इंपोर्टेंट था। तो आज के हमारे इस सेशन में जो इंपोर्टेंट बातें थी हमने अच्छे से देखी है। 1 अगस्त का करंट अफेयर्स हमारा यहाँ पर आज कंप्लीट होता है दोस्तों। इस सीरीज में, इस ऑपरेशन सीरीज में हम वो सारी बिंदु लेंगे जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टैटिक जीके का हर क्वेश्चन करंट से जोड़कर हम पढ़ेंगे, तो हम जल्दी जल्दी क्या कर पाएंगे, अच्छे चीजों को समझ पाएंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हो दोस्तों, तो यकीन मानो अगर आप 7 दिन तक नोट्स बना रहे हो और फिर 7 दिन में अगर उसको देखोगे, तो आप यकीन मानो आप सोचोगे कि आपने बहुत अच्छा इस चीज में किया है, और आप और जल्दी जल्दी चीजों को समझने में भी क्या कर, ये चीज क्या करती है, हेल्प करती है। कई बार हमारी चीजें कहीं हमें थोड़ा पता होता है, कहीं हमें थोड़ा पता नहीं रहता है, लेकिन अब थोड़ा भी अगर उस बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, तो फिर वो चीजें क्या हो जाती है दोस्तों, जुड़ जाती है। तो ऐसे में फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और हम धीरे 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 अच्छा नॉलेज गेन कर लेते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।